जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आरपीएफ का संभावित पेपर 29वां और ये पेपर आपके लिए होने वाला है स्पेशल। क्यों? क्योंकि आपकी ही डिमांड पर आपने ही कहा था कि सर जी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कराइए। तो इस क्लास के अंदर आपको जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट ये क्लास एनटीपीसी वालों के लिए भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एनटीपीसी से भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, टारगेट आपको यही लेके चलना है दोस्तों, तब जाके आप लोग 100+ करके आओगे एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, और हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स देखेंगे जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। अंत तक बने रहना, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, कमेंट करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको सिखों के 10 गुरु के नाम पता होने चाहिए, कौन से गुरु को कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरराय या गुरु अंगद देव। बताइए मेरे वीरों क्या होगा इसका सही जवाब? सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स बताएं, बताइए दोस्तों क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो दोस्तों ध्यान रखना, औरंगजेब ने मृत्युदंड किसको दिया था, किस गुरु को दिया था दोस्तों? तो ध्यान रखना गुरु तेग बहादुर। किस किसने ऑप्शन नंबर बी किया? कमेंट करिए ये कितने नंबर के गुरु हैं दोस्तों, कमेंट करिए कौन सा नंबर है इनका। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको पूछ लेता हूं, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना करी थी जिसे सच्चा बादशाह भी कहा जाता है? कमेंट करिएगा सभी वीर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों आज थोड़ी तबीयत खराब है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा जुकाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 702 आपके करंट अफेयर के रूप में है। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? बताइए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या असम? सभी वीर बताएंगे। इसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र के नासिक शहर में, लिख लो महाराष्ट्र के नासिक शहर में, महाराष्ट्र के नासिक शहर में यह उत्सव मनाया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2024 में कौन कौन से उत्सव, कौन कौन से मेले, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, है ना। और जो मोदी 3.0 दोस्तों, जो मंत्री कैबिनेट चेंजेस हुए हैं वो भी आप अच्छे से टॉपिक कवर किएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। ओलंपिक वाला टॉपिक तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कहां से आया? मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 केजी चावल को क्रमशः, मतलब कि क्रमशः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ है तो कितना चावल 20% पर बेचा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी या 25 केजी? चलिए आप लोग कमेंट करिए। मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 किलो चावल को क्रमशः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% पर। यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ है तो कितने चावल को 20% लाभ पर बेचा है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे? एक तरफ तो है दोस्तों 10% लाभ वाले चावल, एक तरफ तो आपके 10% लाभ वाले चावल है और दूसरी तरफ आपके 20% लाभ वाले चावल है। ठीक है, दोनों को उसने क्या बोला? उसने कुल लाभ कितने पर बेचा? 12% पर। कितने पर बेचा है मेरे वीरों? 12% पर। चलिए लगा दीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए करिए, कितना आएगा यहाँ पे? 12 में से 10 घटाइए मेरे वीरों, कितना आएगा यहाँ पर? 2% आएगा। कितना आएगा? 2%। ये घटाइए दोस्तों, यहाँ कितना आएगा? 8% आएगा। ठीक है, अब इनको आप लोग वैल्यू टर्मिनेट कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौके 8, माफी चाहता हूँ, 2 से काटिए ना, 2 से काटिए। 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यानी अनुपात हमें पता चल गया 4:1 है। अब ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, ध्यान से पढ़िए। उसने क्या बोला है? उसने कहा है कि कितना चावल 20% लाभ पर बेचा। 20% वाला तो ये रहा। ठीक है, कुल कितने? कुल तो गुरुजी 100 है, 100 किलो चावल है। ठीक है, कुल तो 100 किलो चावल है। अब उसने क्या बोला है कि 20% पर बेचा। 20% वाला कहाँ है? ये रहा, देखो 20% वाला एक क्वांटिटी है। कितने टोटल क्वांटिटी कितनी है? 4 और 1 5। ठीक है, अब निकालिए। इसको करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 20 किलो। कितने किलो पर, कितने केजी प्रॉफिट? 20% चावल कितने पर बेचा? 20 किलो पर बेचा दोस्तों। यहां से आप लोगों का ऑप्शन सी आएगा।
मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ये डाउट बॉक्स आप लोगों के लिए। मेरे वीडियो कमेंट करिए अगर आपको डाउट हो तो। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 704, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ही इंपोर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने, अशोक या बिंबिसार? बताइए मेरे वीरों, क्या होगा इसका सही जवाब? हर्षवर्धन की दोस्तों तीन दोस्तों रचनाएं हैं, कमेंट करिए। 3 रचनाएं हैं, कमेंट करिए। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं कमेंट करिए। आपको पूछा है दोस्तों सांची स्तूप, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको अशोक ने बनवाया दोस्तों। इसको किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया दोस्तों। एमपी में है दोस्तों, सांची के स्तूप एमपी में। इसको दोस्तों यूनेस्को की सूची में भी शामिल किए गए हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना। तो यहां पर आप लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कब आया था पहले तो ये देखिए। ये क्वेश्चन आया था 24 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में। ठीक है, यहां पर लिखना भूल गए दोस्तों, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर। आपके ये जो भी क्वेश्चन है आरपीएफ में ही पूछे गए हैं। ठीक है, 70 से 65, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। 70 से 65 हुआ है, 65 से 77, 77 से 72, 72 से 84 क्या हुआ दोस्तों? बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी वीर बताएंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 79, 90, 80 या 86। आरपीएफ में पूछा गया, आप लोग डेट वाइज देख सकते हैं दोस्तों। आप यकीन ना हो तो गूगल पर सर्च मार के देख लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है 24 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बताइए कैसे करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन अगेन लिख लेता हूं। 70, थोड़ा नीचे लिखते हैं। आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब, लगाइए दिमाग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70, 65, 77, 72 और 84 और आगे का नंबर हमें बोला है। चलिए कमेंट करिए। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें कैसे करेंगे। पहले देखो, पहले 70 था, फिर 65 हुआ, घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी दोस्तों। ऐसे में सबसे पहले आप ये देखा करो अल्टरनेट। देखो 70 से 77 कुछ +7 हुआ, बिल्कुल सही बात है। 65 से 72 यहां पर देख लो +7 हुआ, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? अब देखिए यहां से 77 से 84 यहां पर भी क्या हुआ? +7 हुआ। गुरुजी कितना हुआ मेरे वीरों? +7 हुआ। अब यहां पर भी कितना होगा? +7 होगा। 72 में जब आप +7 करोगे मेरे वीरों तो आंसर क्या आएगा गुरुजी? 79। और 79 आपके किस ऑप्शन में है गुरुजी? 79 की बात करें तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल यहां पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फजल अली आयोग का गठन कब किया था? कब हुआ था? बताइए मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1950 में, 1951 में, 1953 में या 1960 में? बताइए ये जब आयोग आया था, इसका गठन हुआ था दोस्तों, इसका दोस्तों किन किन समितियों ने इसका विरोध किया था? कोई बताएगा? पहले तो इसका गठन बताइए। तो ध्यान रखना 1953 में हुआ था दोस्तों। इसी आयोग के तहत दोस्तों ध्यान रखना 7वां संशोधन किया गया था। 7वां संशोधन 1956। इसमें दोस्तों ये दोस्तों क्यों किया गया था दोस्तों? क्योंकि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। और भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करने में सबसे पहले किस राज्य का किया था? कमेंट करिएगा। भाषाओं का गठन किया गया था राज्य। ठीक है, भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन, भाषा के आधार पर राज्य का गठन, भाषा के आधार पर राज्य का गठन, राज्य का गठन, ये आपको ध्यान रखना। और किस राज्य का सबसे पहले गठन किया था भाषा के आधार पर? तो ध्यान रखना सबसे पहले आएगा आंध्र प्रदेश। क्या ध्यान रखोगे मेरे वीरों? आंध्र प्रदेश। कब किया? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। आंध्र प्रदेश दोस्तों तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, कुछ नदियों के प्राचीन नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट साबित होता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 707 क्या कह रहा है? झेलम नदी का प्राचीन नाम बताइए। तो गुरुजी झेलम नदी की बात कर रहे हैं तो हम टिक करेंगे वितस्ता। वितस्ता है ना, वितस्ता, वितस्ता का। ठीक है, वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कमेंट जरूर करिएगा साथियों। रावी का बताइए दोस्तों, रावी का प्राचीन नाम क्या है?
रावी का। और रावी नदी का उद्गम दोस्तों रोहतांग दर्रे से होता है दोस्तों। अब रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है मेरे सभी वीर बताएंगे। रावी नदी का प्राचीन नाम की बात करें गुरुजी तो इसका प्राचीन नाम क्या दोस्तों बताइए, सभी वीर बताएंगे। परुष्णी लिख लो, परुष्णी, परुष्णी, ठीक है, इसका प्राचीन नाम है। चिनाब का अस्किनी, अस्किनी, चिनाब का प्राचीन नाम क्या है मेरे वीरों, अस्किनी। और व्यास का विपासा, विपासा, ये दोस्तों ऋग्वेद में इन नदियों का उल्लेख किया गया, ये ध्यान रखना, विपासा, ठीक है, ये इनका दोस्तों उल्लेख ऋग्वेद की नदियों में किया गया दोस्तों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 710 का विपासा, क्वेश्चन 709 का अस्किनी दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, गग्गर नदी को प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता था, गग्गर, गग्गर का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों ऋग्वेद में, इसका प्राचीन नाम क्या मेरे सभी भाई बहन कमेंट करिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। ये भी दोस्तों यहाँ पे लिखना भूल गए, ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल, आप लोग सर्च कर सकते हैं जाके, है ना, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल से तैयारी करनी है, ठीक है। अगर एग्जाम में मान लो 50% लेवल है तो आपको उसका मतलब 80% 90% लेवल लेकर चलना है, हमें पूरी तैयारी करनी है, क्या पता कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आप लोग पहले इनके जवाब टिक करिए, फिर मैं आपको और भी जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि यानी कि पेरीमीटर, परिमाप 294 सेमी है। इसकी छोटी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है, 42, 44, 43 या 45। मेरे सभी वीर बताएंगे अगर आपको आता है इस प्रश्न का जवाब। कब पूछा गया ये क्वेश्चन, 17 तारीख पहला महीना 2019, शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सर्च कर सकते हैं मेरे मित्रों। साथियों यही अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना, सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करेंगे। उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा जो चाहते हैं कम समय में उनका अच्छे सा रिवीजन हो जाए। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों चतुर्भुज की हमें दोस्तों परिधि बोला है, परिधि मतलब परिमाप, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है दोस्तों, परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए परिधि क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। और परिधि आपको दे कितनी रखी है मेरे वीरों, पहले तो आप ये देखिए आपको दे कितनी रखी है परिधि दोस्तों, 294 है ना। पहले तो आप लोग सभी भुजाओं का योग करिए, 2x + 3x + 4x + 5x, ये कितना हुआ है मेरे वीरों, ये कितना हुआ है, देखिए 5 और 4 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, और 11 और 3 कितना हो गया 14x, कितना हुआ मेरे वीरों 14x हुआ, कितना हुआ 14x, ठीक है। हमने योग किया तो हमारा योग कितना हुआ 14x, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 14x नहीं 294 सेंटीमीटर हुआ है। तो इस 14x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 294 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी उस सेंटीमीटर में ही पूछा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तो x का मान आप क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते गुरुजी। देखो 14 के पारे से काट लो, 14 दूनी 28, एक बचेगा 14, एक कम 14, तो x का मान आ गया गुरुजी 14, 21। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे वीरों, क्वेश्चन ने पूछा है कि इसमें से सबसे छोटी भुजा निकालनी है मेरे वीरों, यहाँ पे टिक कर लो, क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी भुजा, क्या पूछ रहा है मेरे वीरों, सबसे छोटी भुजा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, इतना तो आप सभी को पता होगा 2, 3, 4, 5 में सबसे छोटी भुजा कौन सी है गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हो, सभी को पता 2 है, तो 2 की वैल्यू निकाल लो, 2x की वैल्यू निकाल लो, तो 2 गुणा और x का मान हमने कितना निकाला 21, तो 21 दूनी 42, बिल्कुल सही जवाब। तो 42 आपके किस ऑप्शन में गुरुजी, पहले ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 712, निम्न में से कौन सा प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, खून का थक्का जमाना, ऑक्सीजन परिवहन करना, या इनमें से कोई नहीं। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। साथियों क्लास डेली 8 PM पर आएगी दोस्तों, हो सकेगा दोस्तों मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा साइंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीके के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं दोस्तों, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास आप डेली लीजिए,
अगर आपको दोस्तों अच्छा कुछ करना है एग्जाम में तो ये क्लास पूरा अंत तक वॉच किया करो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहेंगे गुरुजी ने पढ़ाया कुछ आया तो है नहीं। आप पूरी क्लास लोगे तभी तो नॉलेज मिलेगा ना दोस्तों, ठीक है। तो आप पूरी क्लास लीजिएगा। हमें पूछा है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है गुरुजी? इसका मुख्य कार्य होता है खून का थक्का जमाना। ये हमारे ब्लड क्लोटिंग में बहुत ही हेल्प करता है। मेरे वीरों ध्यान रखना, ब्लड क्लोटिंग को दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में? लिख लो यहाँ पे, ब्लड क्लोटिंग को हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लोटिंग। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन सी पदार्थ हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं दोस्तों। तो पहला पदार्थ आप ध्यान रखेंगे प्लेटलेट्स, लिख लो प्लेटलेट्स। आपको देखो, आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी से रिलेटेड, आपको बायोलॉजी अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि हमें हमारी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग में सबसे पहला फैक्टर नाम आएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में। एक प्रोटीन आता है दोस्तों फाइब्रोनोजिन, एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन, लिख लो फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन। ये एक प्रोटीन है मेरे वीरों, मैं यहां पे लिख देता हूं, बहुतों को तो पता नहीं चलेगा ये क्या लिख दिया। ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है। तो हमने दो चीज देख ली, प्लेटलेट्स देख ली और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन देख लिया। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है विटामिन के। मेरे सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि विटामिन के का केमिकल नेम बताइए। विटामिन के मैं आपको पढ़ा चुका हूं साथियों, विटामिन के का केमिकल नेम बताइए दोस्तों। और चौथा आपको ध्यान रखना, वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वो भी पूछा जाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों बताइए, अगर आपको पता हो तो बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना कैल्शियम आयन, आपको ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। ये दोस्तों चार चीजें आपको ध्यान में रखना है आयन। ये हमारी ब्लड क्लोटिंग में यानी कि रक्त के थक्के जमाने में बहुत ही हेल्प करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता होगा कि गुरुजी अगर कहीं लग जाती है, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कहीं लग जाती है अगर अपनी स्किन पर तो आप थोड़ी देर में वहां पर देखो कि वहां पर मतलब एक झिल्ली सी जमने लग जाती है ना, वो खून जमने लग जाता है ताकि खून बहे ना। तो वो दोस्तों इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं चार चीजों की वजह से होता है। अब बहुत सारे जनों के माइंड में ये भी आ रहा होगा गुरुजी खून तो अंदर भी ट्रांसपोर्शन होता रहता है, खून का इधर से उधर होता रहता है, लेकिन अंदर क्यों नहीं जमता है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, अंदर इसलिए नहीं जमता है क्योंकि अंदर हमारे बॉडी में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। वो क्या करता है दोस्तों, हमारे ब्लड को जमने ही नहीं देता है। आप सभी को पता, अगर हमारे ब्लड जम गया हमारे शरीर में तो तुरंत इंसान की डेथ हो जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 13/6/2022 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। मैंने कहा था कि एनटीपीसी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। हम रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, किसी भी एग्जाम में पूछे गए, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी, जेई हो, टेक्नीशियल हो, एलपी हो, है ना, कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर, हमें तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, हमें तो फोड़ना है क्योंकि रेलवे किसी भी एग्जाम में से कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है रेलवे के ही, ठीक है। 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं? साथियों एमडीएच लगाइए और फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। 12, 10, 9 या 8 क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी वीर बताएंगे कमेंट करके, बताइए दोस्तों, कमेंट करिए अगर आपको आता है इस प्रश्न का जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? आप सभी को फॉर्मूला लगाना एमडीएच, क्या लगाना? एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम इसी से सभी करते, बहुत इजी पड़ता है। देखो फॉर्मूला लगाना M1 D1 और H1 अपॉन डब्ल्यू। इधर देखिए M2 D2 और H2 अपॉन W2, ये आपको लगाना। अब इनकी वैल्यू भी मैं बता देता हूँ किसको क्या कहते हैं। M का मतलब होता है कितने आदमी काम कर रहे हैं। D का मतलब होता है डेज, कितने दिन तक काम किया। H का मतलब होता है हावर, कितने घंटे तक काम किया। W का मतलब होता है वेजेस, कितना काम किया है, वेजेस यानी क्या काम कर रहे, कितना किया है। M2 का मतलब मैं बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो आपको इनके मतलब पता चल गया। चलो अब क्वेश्चन फोड़ते हैं। क्वेश्चन बोला 15 व्यक्ति यानी 15 मैन। चलो लिख लीजिए, जैसा क्वेश्चन बोले हमें वैसा ही करना है। 15 मैन, बिल्कुल सही बात है, गुणा, ठीक है। ये गुणा में है दोस्तों, आप ये मत सोचना कि ऐसे ऐसे ही होगा, ये गुणा में है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 15 व्यक्ति एक कार को 12 दिनों में, यानी डी की वैल्यू बताइए हमें, यानी कि हम डी कितना लिखेंगे 12, ठीक है, कर सकते हैं। तो कितने, और हमें W1 नहीं दे रखा है, अब इतना ही दे रखा है क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो
आगे क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति इस कार्य को 20 दिन में पूरा करें, कितने व्यक्ति, यानी M2 की वैल्यू पूछ रहा है, कितने 20 दिन में, तो दिन हमें दे रखे 20, हमें ये सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन आपके कदमों में। देखो 5 तिया 15, गुरुजी 5 चौके 20, गुरुजी 4 एकन 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि 9 व्यक्ति, 9%, ठीक है। तो 9 आएगा, क्या ऑप्शन है, 9 सी ऑप्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछ लेते हैं, क्या लेवल है दोस्तों, देख लो आप दोस्तों बेफिक्र है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी लेवल का आएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों, इसको इग्नोर नहीं करना। ग्रुप डी में पूछा गया, लिख लो, देखो ग्रुप डी 17 तारीख 9वां महीना 2022 और शिफ्ट 3rd में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या बोला, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों के लिए 1,60,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30,000, 34,480, 34,481 या 34,400, मतलब 30,000, 34,480, 34,481 या 34,400। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है दोस्तों अर्धवार्षिक या छिमाही कह लो, इसको छिमाही भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाफ ईयरली, इंग्लिश में बोले तो हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक को भाई इंग्लिश वाले सुन लेना, हाफ ईयरली कहते हैं, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ये कहीं कहीं छिमाही भी आ जाएगा दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाफ ईयरली का केस में क्या होता है गुरुजी, जो रेट होती है वो तो आधी हो जाती है, रेट परसेंट होता है वो तो आधा होता है, जो टाइम होता है टाइम क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, दुगुना, दोगुना हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है मेरे वीरों, दोगुना हो जाता है। क्या होता है तो साथियों, दोगुना, दुगुना लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, दोगुना हो जाता है। चलिए वही करिए क्वेश्चन, आपको रेट कहाँ दे रखिए 10%, 10% को आप लोग तोड़िए, आप 10% को तोड़ेंगे तो गुरुजी 5% आएगा, कितना आएगा मेरे वीरों, 5% आएगा, ठीक है। और 2 टाइम दे रखा है 2 ईयर, तो 2 ईयर का दोगुना कितना होगा गुरुजी, 4 साल होगा, 4 साल, 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर होगा। ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना कैसे, मैंने कल भी बताया, जितना हमें पूछे, जैसे हमें समय कितना, पहले तो आप देखिए क्वेश्चन ने 10% दिया है, कितना दे रखा है दोस्तों, माफी चाहता हूं 10% नहीं होगा, 20% होगा साथियों, यहाँ 20% करिए, यहाँ पे 20% है साथियों, 20% है, 20% है, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, 20% है, ठीक है, 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे वीरों, आप सभी को पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरुजी 1/5 होती है, 5 से 6 नहीं यार, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट दोस्तों, 20 भी नहीं होगी यहाँ पे, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 21% होगा, लिख लो, सॉरी 5%, ये 5% होगा, क्वेश्चन मिस हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, कितनी होती है मेरे वीरों, 1/20। टाइपराइटर भी थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, कितना होती है, 1/20, 20 से 21। अब देखिए दोस्तों, 20 क्या दोस्तों मूलधन और 21 क्या आपके मिश्रधन, तो देखो कितने साल के लिए बोला, 4 साल के लिए, तो 20 की पावर 4 करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है, 20 की पावर 4 करनी है और 21 की पावर भी आपको 4 करनी है। 20 की पावर 4 का मतलब होता है 1,60,000, इसकी पावर कितनी होती है, 1,60,000, 1,60,000 और यहाँ पर 1,94,481, ठीक है। हमें क्या पूछा है, ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज यहां से निकाल लीजिए। अगर देखोगे दोस्तों कितना आएगा बताइए, इसमें से ब्याज निकाल लीजिए दोस्तों, कितना आएगा, सभी वीर बताएंगे। अब साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग दिमाग लगाइए, आप इकाई अंक का प्रयोग कीजिए। 1,94,481 में से 1,60,000 आपको माइनस करना है, यानी कि एक का एक, लास्ट का इकाई अंक 1 आ रहा है, एक किसमें दे रखा है, बिल्कुल सी। इतना टाइम कहाँ है गुरुजी, हमें तो बस ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको माइनस करने मत बैठ जाना। क्वेश्चन 715 किसने पूछा, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, जनवरी 2019 में, शिफ्ट 1 में। किसी कूट भाषा में क्लियर को SJAYH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके दोस्तों। क्लास लंबी पड़ेगी इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। आपको ओरल कैसे करना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो मैं लिख लेता हूं CLEAR, उसने कोड क्या दिया है, SJAY और H। अब इसको करना कैसे, ध्यान रखिएगा, इतना बीच काट दीजिए, इतना बीच देखिए। अब देखिए C आता आपके 3 नंबर पर, पहले नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। ये 12 पर, E आता है 5 पर, ठीक है। और ये A, और ये जो A है ना, A आता है आपके 1 नंबर पर, ठीक है। और ये जो R है, ये R आता है आपके 18 नंबर पर।
इनकी भी नंबरिंग कर लो। ये 19, ये 10, ये 1, ये 25 और ये 8। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखो 3 से 10 हुआ है गुरुजी प्लस 7 हुआ है, 12 से 19 हुआ है गुरुजी प्लस 7 हुआ है। कोई समझ में आया? यहां पर भी देखिए 1 से 8 हुआ है गुरुजी प्लस 7 हुआ है। ठीक है, 18 से 25 हुआ है गुरुजी प्लस 7 हुआ है। और यहां पर देखिए 5 से 4 हुआ है यानी -4 हुआ है। अंदर क्या हो रहा है मेरे वीरों? अंदर -4 हो रहा है। ठीक है, तो आपको यही गेम खेलना है। अब देखो ओरल करना है। डी आता है दोस्तों आपके कितने? 4 नंबर पर। और 4 में आप जब यहां पर, हाँ 4 में आप जब 7 जोड़ोगे 11 आएगा। और 11 पे क्या आता है मेरे वीरों? जे, यानी कि दूसरे नंबर पर जे आना चाहिए। ऑप्शन देखो, दूसरे नंबर पे जे, ये नहीं आ रहा, गलत। दूसरे नंबर पे जे, ये नहीं आ रहा, गलत। दूसरे नंबर पे जे, ये नहीं आ रहा, गलत। दूसरे नंबर डी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही कर गया। आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आ रहा था 18, 18 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 18 7 कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। 23 पे क्या आता है? एक्स आता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब आगे यही करना है, ऑप्शन से दिमाग से गेम खेलो दोस्तों, क्योंकि लाखों आदमी, इंसान, लाखों बच्चे पेपर दे रहे होंगे, तो आप उनमें से, भीड़ में से निकलना है। मूल मात्रक, हम मूल मात्रक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 716 का मीटर को दोस्तों किसमें किया जाएगा दोस्तों? बताइए, इसको किसमें मापा जाएगा दोस्तों? बताइए सभी वीर। तो मैं लिख देता हूं, मीटर को लंबाई में लिख लेना आप लोग, है ना, लंबाई में। थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि क्लास लंबी पड़ेगी। सेकंड को दोस्तों समय में, समय में, समय में ये लिख लो, लेंथ है, लेंथ, लेंथ इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, समय को टाइम में। एम्पियर को दोस्तों बताइए, एम्पियर को धारा में, एम्पियर को धारा में। इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको भी लिख ले दोस्तों, करंट, करंट में, करंट में। ठीक है, किलोग्राम को दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान। किलो को किस में, किलोग्राम को किस में मापा जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान में। अगर इंग्लिश में कहें गुरुजी तो इसको कहते हैं मास। क्या कहते हैं मेरे वीरों? मास, लिख लो। ठीक है, कैंडेला को दोस्तों ज्योति क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। मैं आशा करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, कुछ संविधान के भाग देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से। संविधान का भाग 1 क्या कहता है दोस्तों? राज्य और संघ। मेरे वीरों क्या कहता है? राज्य और संघ, राज्य और संघ। अनुच्छेद कहां से कहां तक है बताइए, किसी को पता हो तो? अनुच्छेद कहां से कहां तक है मेरे वीरों? बताइए दोस्तों, अगर आपको अनुच्छेद पता है तो 1 से 4 तक, 1 से 4 तक इसके अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 क्या कहता है मेरे वीरों? गुरुजी नागरिकता कहता है। क्या है भाई? नागरिकता है भाग 2 में, नागरिकता। भाग 2 में क्या है साथियों? नागरिकता है दोस्तों। क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद बताइए 5 से 11, अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर मत बोलना कि गुरुजी ने बताया नहीं। भाग 3 में क्या है मेरे वीरों? मूल अधिकार है भाई, मौलिक अधिकार, माफी चाहता हूं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को हमने किनके संविधान से लिया? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद बताइए 12 से 35 तक है मेरे वीरों, 12 से 35, 12 से 35 के अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, भाग 4। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और एक चीज और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में ही है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। 51A आर्टिकल अनुच्छेद के तहत जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, इसमें ध्यान रखें, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद की तरफ? 51क के तहत, ध्यान रखना 51क। और किस समिति के तहत? तो ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लिख लो, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 वाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट जो आपको दिमाग में बिठाना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइए बोर्ड मास के रूल से, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो इसको ओरल भी फोड़ सकते हैं। 18/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया आरपीएफ के। बताइए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ओरल कैसे फोड़ेंगे? देखिए 28 में से 7 गया, कितना बचेगा? 28 में से 7 गया गुरुजी, 21 बचेगा। ये तो वैल्यू आ गई 21। ठीक है, अब 21 में से आपको 38 घटाना है तो कितना बचेगा? बताइए 21 में से जब आप 38 घटा, एक बार मैं ओरली आपको करके बता देता हूं। ठीक है, ओरल ही हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू 21 आ गई थी, 21 में से आप 38 घटाओगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 21 में से 38, 9 और 8 17, 17 बचेगा। और 17 में आप 15 जोड़ोगे कितना बचे होगा?
32 होगा, और 32 में से 48 घटाओगे 16। कितना ईजी है ना, देख लो, कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। अब 21 में से आपको कितना घटाना है, 38 घटाना है। 38 में, ठीक है, ये घटाओगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 38 घटाकर वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। अब 17 में कितना जोड़ना है आपको गुरुजी, 15 जोड़ना है। 15 और 17 कितना होता है गुरुजी, 32 होता है। 32 में से कितना घटाना है गुरुजी, 48 घटाना है। तो आंसर आपके सामने क्या आएगा गुरुजी, 16। घटा लो, 8 में से 2 घटाओगे 6, 4 में से 3 घटाओगे 1, तो 16 किस ऑप्शन में गुरुजी, पहले ही ऑप्शन में। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड मास रूल लगाना है, कुछ नहीं है इसमें। 726 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 संख्याओं का औसत 129 है। देख लो दोस्तों, कब पूछा गया आपके ही एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है। मेन पॉइंट इन्होंने यहीं पर क्वेश्चन को हमें रास्ता दिखा दिया, क्वेश्चन ने हमें सोल्व करने का रास्ता यहीं पर दिखा दिया। उसने क्या बोला, औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करिए। 119, 129, 109, 99। दोस्तों मेरा तो आंसर आ गया, पहले मैं बता देता हूं, इसका आंसर 129 है। दोस्तों मुझे क्यों आया, क्योंकि इसने बोला समान औसत रहता है। दोस्तों समान, निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से सुनना। उसने कहा लगातार 5 संख्याओं का औसत 129 है। 129, 129, 129, 129 और 129, ये औसत इन सभी का, ठीक है। अब आप सभी को पता है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत 129 होता है। करके बता रहा हूं दोस्तों, बाकी ओरली आंसर आ चुका है, ठीक है। सॉल्व कर लो दोस्तों, कितना आएगा, ठीक है। 9 5 45 की 5 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 कैरी 1, 5 और 5 6, कितना आ गया, 645। कितना आ गया मेरे वीरो, 645। उसने क्या बोला, अगर हम उसमें से एक संख्या निकाल दें, यानी कि चलो मान लो हम 129 को ही निकाल, इसी संख्या को निकाल लेते, 129 निकाल लेते, तो उसने क्या बोला, औसत समान रहता है, औसत समान रहता है। तो देखो एक संख्या निकाल देंगे, अब बची कितनी संख्या गुरुजी, 4 संख्या ही बची हैं। तो कर लो 4 को किससे, 129 से भाग कर लो, गुणा कर लो, कितना रह जाएगा। तो कर लो, इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी गुणा करो। 9 36 की 6 कैरी 3, 4 दूनी 8 3 11 की 1 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 516। घटा लो, अपने आप पता चल जाएगा कितना आ गया। 15 में 6 घटाओगे 9 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा। बताया था ना 129 ही आएगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, आप जब भी ऐसा बोल देना औसत समान ही रहता है, तो वही संख्या आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंतिम प्रश्न है क्लास का। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अमित का ऊपर से 12वां स्थान है, उसी कक्षा में सुनील के नीचे, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहीं पे गलती करते हैं, नीचे 5 सदस्य हैं, उन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा इसको करने में। 35, 33, 32 या 31 सोल्व करना स्टार्ट करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको सोल्व करने में साथियों। चलिए, टोटल विद्यार्थी कितने गुरुजी, 50 है। ये बात बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कही है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अमित का ऊपर से 12वां स्थान है। यहां पर ऊपर से अमित का कौन सा स्थान है मेरे वीरों, यहां पर ऊपर से अमित का कौन सा भाई, 12वां स्थान है। बिल्कुल सही बात है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी उसी कक्षा में सुनील के नीचे 5 सदस्य हैं। सुनील के नीचे 5 सदस्य हैं मेरे वीरों, उसी कक्षा में सुनील के नीचे 5 सदस्य। अब आप खुद दिमाग लगाइए, सुनील के नीचे 5 सदस्य हैं, तो सुनील का नंबर कौन सा होगा, छठे पे होगा ऑब्वियसली, है ना। कॉमन सेंस की बात है ना। यहां पर ये 5 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें यहां पर कौन बैठा, छठे नंबर पे कौन बैठा है, सुनील बैठा है। हमें क्या पूछा, दोनों के विद्यार्थियों के बीच की संख्या निकाल लो, 12 + 6 करके, यानी हमें टोटल पूछा ना, तो हमें करना है 50 - 12 + 6 निकाल लो, इजी क्वेश्चन है। 12 6 18, और 18 में से 32 50 घटाएंगे, कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन, घटा लो 18, आंसर आएगा 32। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी मेरे वीरों। अगर ये क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों, आप सभी एक बार इस क्लास को मेरे वीरों लाइक कर दो जल्दी से, और मेरे सभी भाई बहन क्लास को शेयर करेंगे उन स्टूडेंट तक, तो जरूर शेयर करिएगा मेरे वीरों जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी और वो चाहते कम समय में उनकी अच्छे से तैयारी हो जाए दोस्तों, तो उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास हम दोस्तों आपको बता देते हैं डेली 8 PM पर लेके आते हैं आप लोगों के लिए। डेली 8 PM पर हम क्लास लेके आते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे डिमांड करते हैं स्टूडेंट कि सर जी रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस भी कराओ, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस भी कराओ। दोस्तों रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस भी मैं उसी प्रकार से कराता हूं जैसे मैं जीके जीएस का करता हूं। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा दोस्तों, ठीक है, और वही क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, वही टाइप पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। देखो कंसेप्ट वही रहता है, ठीक है, कंसेप्ट वही रहता है, टाइप वही रहता है, आपको सिर्फ डिजिट चेंज करके दिया जाएगा। तो आप लोग ये ना घबराए कि गुरुजी ने ये पढ़ाया वो तो आए नहीं, दोस्तों कंसेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, अब इसमें अगर डिजिट चेंज कर दे तो कंसेप्ट तो हमें पता है ना वही है, तो आपको ये नहीं घबराना है,
ठीक है, डेली क्लासेस लेनी है आपको 8 PM पर। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर सिलेक्शन लेना है, तो ये 3 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन लेने में मदद करेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं मेरे वीरो, तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। पीडीएफ के लिए आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस क्लास की बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कल हम इसी टाइम पर एक और नए जोश के साथ, एक और नए संभावित पेपर के साथ मिलेंगे। आज तो 29 था जो हमने कवर कर लिया। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।